नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज से कोई 8-10 बरस पहले जब प्याज का दाम बढ़ता था, तेल का दाम बढ़ता था, भले ही 10-12 रुपए बढ़े, चीनी का दाम बढ़ गया तो पता चला अखबार चिल्लाने लगे, चैनल में शोर होने लगा और फिर लोग सड़कों पर आ गए, धरना, प्रदर्शन, लाठीचार्ज। लेकिन अब आज के दौर में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन टेलीविजन में, अखबार में, बड़ी वेबसाइट्स में कोई हल्ला नहीं, खामोशी है। अब सब ऐसा क्यों है? एक मन में ख्याल तो आता है, लोग चर्चा भी करते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर देश का सबसे रईस आदमी, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति और देश में तेल रिफाइनरी, सबसे बड़ी प्राइवेट तेल रिफाइनरी का मालिक, जिसके सैकड़ों पेट्रोल पंप हो, अगर वही सुपर संपादक हो, अगर उसी के हाथ में 75% से ज़्यादा चैनल हो, वेबसाइट हो, तो ये सच कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा ये सच? तो आज की बात होगी देश के नए सुपर संपादक मुकेश अंबानी पर, और हम कोशिश करेंगे बताने की कि मुकेश अंबानी के ये जो 75% से बड़ा मीडिया नेटवर्क है देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज़ जो सबसे रईस आदमी के पास है, वही सच का सबसे बड़ा ठेकेदार है, किस तरह से मीडिया चलाता है, पॉलिसीज़ क्या हैं, ये जो शमशान कब्रिस्तान की आप बहस देखते हैं, या जो बड़े बड़े मुद्दे दबा दिए जाते हैं, दफन कर दिए जाते हैं, इसके पीछे सोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, कितने चैनल उनके पास हैं, कितनी लागत लगी हुई है, इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सुपर संपादक हैं, किस तरह से पत्रकार इनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो आज का एपिसोड नंबर 9। तो दोस्तों, कहानी तो आज आप बड़ी देख रहे हैं, ज़बरदस्त कहानी देख रहे हैं आप, लेकिन चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा बेल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें सबसे पहले आपको मिलें। अब ये तस्वीर देखिए, मोदी जी की तस्वीर। ये तारीख किसको नहीं याद? 26 मई 2014। और अगर कंगना रनौत की बात करें तो देश को जब आज़ादी मिली असली, तो ये वो तारीख थी। लेकिन मीडिया को जो आज़ादी मिली उसकी तारीख थी 27 मई 2014। जी हाँ, 26 को ये शपथ और 27 को दूसरी शपथ। ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की 42वीं 42nd एनुअल मीटिंग, वार्षिक बैठक। और ये जो बैठक होती है उसमें मुकेश भाई जाते हैं और अपने जितने शेयर होल्डर हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए निवेश करते हैं, उनको मुतमईन करते हैं, बताते हैं कि साहब क्या क्या तीर मारे। तो जो सबसे बड़ा तीर मारा, उन्होंने वार्षिक बैठक में बताया कि साहब मेरे पास, यानी आपके पास, रिलायंस परिवार के पास अब 72 चैनल हैं, 72 चैनल टीवी नेटवर्क्स। और उन्होंने कहा कि साहब तकरीबन 80 करोड़ यूज़र बेस है। और टीवी की जहाँ तक शेयर की बात है तो देश में 95% जो टीवी व्यूअर्स हैं वो उनके नेटवर्क को, उनके चैनल को शेयर करते हैं। तो इन 72 चैनल में जो नामचीन चैनल हैं वो जैसे न्यूज़ 18 नेटवर्क, अंग्रेज़ी का CNN न्यूज़ 18, और CNBC TV 18, CNBC आवाज़, CNBC बाज़ार, ये बिज़नेस चैनल हैं। इसके अलावा जो उन्होंने ETV, इतना बड़ा रीजनल नेटवर्क लिया मुकेश भाई ने, तो उसके ज़रिए पूरा हिंदुस्तान का फुटप्रिंट उनके पास आ गया। अब जैसे न्यूज़ 18 राजस्थान, वो पूरा राजस्थान कवर कर रहा है। न्यूज़ 18 यूपी और उत्तराखंड, योगी पर फोकस है और वहाँ पर धामी पर फोकस है।
उत्तराखंड में, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर न्यूज़ 18, बांग्ला, गुजराती, आप बोलते जाइए। हिंदुस्तान के एक एक राज्य और हर राज्य में सुपर संपादक की नीतियाँ, सुपर संपादक का चैनल। और यही नहीं साहब, वेबसाइट्स भी हैं, बिजनेस की वेबसाइट, फर्स्ट पोस्ट जैसी वेबसाइट, और इसके अलावा केबल नेटवर्क, हैथवे केबल, डेन नेटवर्क, उसमें भी मोनोपोली है उनकी कि टीवी सिर्फ हम दिखाते नहीं हैं, हम आपके घर तक ले जाते हैं। और उसके ऊपर सोने में सुहागा है जियो प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो मोबाइल है, हम सब मोबाइल ही देखते हैं आजकल, तो वो मोबाइल जिस पर आप खबरें देख रहे हैं वो भी मुकेश भाई का है। अब सब हजारों रिपोर्टर, सैकड़ों संपादक लगे हुए हैं सेवा में मुकेश भाई की। वो जो तय करते हैं, या उनका थिंक टैंक जो तय करता है क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, किसान आंदोलन कैसे दिखाई जाएगा, टिकैत का इंटरव्यू चलना है नहीं चलना है, वो तय करेंगे। राहुल गांधी को कितना बोलना है, कितने मिनट देने हैं और कब देने हैं, और बहस का विषय क्या होगा, ये तय करता है ये सबसे बड़ा नेटवर्क। और यही नहीं, हम क्यों बार बार न्यूज़ 18 नेटवर्क की बात करें। अगर आप कैरवान मैगज़ीन देखेंगे तो कैरवान मैगज़ीन का कहना है कि जहाँ तक कर्जा देने की बात है, जहाँ तक निवेश की बात है, तो मुकेश भाई और उनके एक मित्र नाटा साहब, इन लोगों ने एनडीटीवी, उसको लोन दिया, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या लोन कह सकते हैं। एनडीटीवी है, उसमें न्यूज़ नेशन है, इंडिया टीवी है, न्यूज़ 24 है। इस तरह के तमाम बड़े चैनल मुख्य धारा के, कहीं ना कहीं मुकेश भाई का पैसा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कर्जा दे रखा है, अरबों रुपए लगे हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 20% से लेकर 70% तक वो एनडीटीवी और जो मैंने चैनल गिनाए उनमें पैसा लगा है, या पैसा कभी दिया था। तो साहब आपने देखा कि किस तरह से मुकेश भाई ने 75% से ज़्यादा टीवी चैनल, मीडिया पर कब्जा जमाया। और ऐसा कोई बड़ा चैनल नहीं जहां पर उनका निवेश ना हो, या उन्होंने जहां कर्जा ना दिया हो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, और ये कहानी शुरू होती है कि भाई मुकेश भाई आए क्यों, मीडिया में इंटरेस्टेड क्यों हुए। क्योंकि 10-15 साल पहले, अगर आप 2012 से पहले जाएंगे, तो मुकेश भाई को दिलचस्पी नहीं थी। तो ये दिलचस्पी जागी क्यों? दरअसल जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, और अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ बड़े बड़े खुलासे किए, और उसमें से एक खुलासा था गैस प्राइसिंग। कृष्णा गोदावरी में जो गैस ब्लॉक्स थे, बड़े सस्ते दामों पर उनको दिया गया रिलायंस को, और रिलायंस पेट्रोल फ्यूल के साथ साथ गैस में भी जा रहा था। तो केजरीवाल ने जब खुलासे करना शुरू किए, तो टीवी 18 उस वक्त वहाँ आशुतोष भी थे, और बाद में आशुतोष आम आदमी पार्टी में चले गए थे, जो संपादक थे हिंदी के, लेकिन अंग्रेजी के जो उनके संपादक थे राजदीप सरदेसाई, और उस पूरे समूह के जो ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राघव बहल, इन्होंने साहब जो है बखिया उधेड़नी शुरू करी। किसकी? रिलायंस की। और अरविंद केजरीवाल को हवा दिया। अब सब हुआ क्या कि राघव बहल कर्जे में फंसने लगे, उनका जो टीवी 18 नेटवर्क था थोड़ा लॉस में जाने लगा। और यही मौका था, जो चाणक्य थे मुकेश भाई के, जो सिपा सलार थे, उसमें से एक मनोज मोदी, उन्होंने सलाह दी अंबानी जी को, मुकेश भाई को, कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, और इस ट्रस्ट के जरिए आप मदद करिए, आप लोन दीजिए, आप आर्थिक सहायता करिए टीवी 18 नेटवर्क की, और एक रास्ता बनाइए और अंदर भीतर प्रवेश कर जाइए। तो साहब एक इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट बना 2014 से पहले का, तकरीबन 2012 के आसपास, और फिर 5400 करोड़ रुपए दिए गए टीवी 18 को, और 2100 करोड़ दिए गए
ईटीवी को। और ईटीवी का जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे देश भर में रीजनल टीवी का नेटवर्क था। लेकिन साहब हुआ क्या कि वो जो केजरीवाल और मुकेश भाई की जो लड़ाई थी गैस प्राइसिंग को लेकर, केजरीवाल के तेवर तल्ख होते गए। भाई उनको आगे बढ़ना था, महत्वाकांक्षाएं भी थीं और आंदोलन की एक ऊर्जा भी थी, और वो टकराते चले गए। जब झगड़ा बढ़ने लगा और इधर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे गुजरात से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, 2013 ख़त्म होते होते और फिर 2014 आ गया। और 2014 में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से, तो ये झगड़ा और बढ़ता चला गया। और उसके बाद मुकेश भाई के सिपा सालार, उनके लेफ्टिनेंट्स पहुंचे नोएडा, और वहाँ पर उन्होंने राघव बहल से कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप इस तरह की खबरें चला रहे हैं हमारे खिलाफ। फिर कुछ डिसीशंस लिए गए, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो डिसीशंस राघव बहल को उनके मुताबिक नहीं थे, रास नहीं आए। तो राघव बहल टीवी 18 के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 27 तारीख। 26 तारीख को मोदी जी ने शपथ ली और 27 तारीख को राघव बहल ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य रिलायंस के पास आ गया। रिलायंस ने रातों रात टेक ओवर कर लिया। जी हाँ, नोएडा की जो फिल्म सिटी है, जहाँ देश के सारे मुख्य धारा के चैनल हैं, उसमें सबसे बड़ी छतरी मुकेश भाई की लगी। तो साहब जब चैनल टेक ओवर कर लिया तो मुकेश भाई ने सोचा कि भाई अब संपादक तो कोई अपनी मन मर्जी का लेके आए। तो सब तलाश हुई और फिर इकोनॉमिक टाइम्स में राहुल जोशी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन मुंबई में इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर थे, अंबानी साहब के भी करीबी थे, मोदी जी के भी करीबी थे, बीजेपी के भी करीबी थे। तो उनको साहब सारा एडिटोरियल का कामकाज दे दिया गया। और उसके बाद तो उस चैनल में एक से बढ़कर एक हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के वो जो छद्म चेहरे होते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के खबरें पढ़ते हैं, उनकी लाइन लग गई। और धीरे धीरे जो एजेंडा था इस देश के लोकतंत्र की मीडिया का, जिस पर सबको नाज था, जो इंदिरा गांधी से इमरजेंसी में जो मीडिया लड़ी, वो धीरे धीरे जोशी जी और उनकी टीम ने उसको खुद ही मीडिया बनाया। हिंदुत्व का एजेंडा चलने लगा धीरे धीरे। और देखा देखी इसका असर नोएडा के सारे बड़े मीडिया चैनल्स पर पड़ा। और आप सबको मालूम है कि फिर शमशान हो, कब्रिस्तान हो, मुल्ला जी है, पाकिस्तान, इस तरह के चर्चे होने लगे। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले, कबूल नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। पर साहब कमाल देखिए कि जिस चैनल का, जिस ग्रुप का जो एजेंडा है जिहादी टाइप, जिस पर चर्चा हो रही हो, देश में जिहाद पे चर्चा हो रही है, कब्रिस्तान शमशान पे चर्चा हो रही है, मुल्ला जी पे चर्चा हो रही है, धर्म परिवर्तन पे चर्चा हो रही है, लेकिन सुपर संपादक साहब देश में तो जिहाद पे चर्चा करा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब जाकर वो एक बहुत बड़ी तेल की डील भी कर रहे हैं। और वो डील है सऊदी अरब की कंपनी अरामको से। तो विदेश में चेहरा कुछ और है, सेकुलर, और यहाँ पर चेहरा कुछ और है। जैसे मोदी जी देश में गॉडसे की लड़ाई चलती रहती है, और जब वो विदेश जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति पर नतमस्तक होते, फूल चढ़ाते हैं। तो विदेश में गांधी, देश में गॉडसे, देश में जिहाद टीवी नेटवर्क पर, और विदेश में सऊदी अरबिया के आगे प्रणाम, अरामको के आगे प्रणाम। ये विरोधाभास। अब समय कह रहा है कि फिर मुझे आज ये प्रोग्राम एब्रप्टली ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं कई किस्तों में डिटेल में जाऊंगा। आज सिर्फ इतना ही, समय इजाज़त नहीं दे रहा है। 15 मिनट की लिमिट में जैसे ही मेरा चैनल क्रॉस करेगा, एक डिटेल रिपोर्ट के साथ आऊँगा, इंसाइट दूंगा कि आखिर किस तरह से एडिटोरियल पॉलिसी तय होती हैं, और प्रमाण के साथ, एक एक प्रमाण के साथ वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।